प्रियंका धाकड़, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से जुड़ें। आपका भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है ये, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सामान्य परिचय की। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप एक बार अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ें। और हमारा पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। हम पहला चैप्टर लेते हैं आपका, ये है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की हम बात करते हैं। तो आनंद, मीना, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ें, जल्दी से प्रारंभ करेंगे। जिससे भारत के सामान्य परिचय में देखो, हम कुछ हेडलाइंस में इसकी बात करेंगे। जैसे पहला हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति। विस्तार, इसी में हम लोग ये ले लेंगे। जैसे पहला हमने भारत की अवस्थिति ले लिया, दूसरा इसी के साथ हमने ले लिया भारत का आकार, दूसरा आप ले लीजिए भारत का विस्तार। तीसरा ले लीजिए आप भारत का आकार, और चौथा ले लीजिए भारत की आकृति। इसकी हम लोग बात करेंगे। दूसरा बिंदु यहीं पर हम लेते हैं, वो है आपका भारत की स्थलीय सीमा, और इसी के साथ हम लेंगे भारत की तटीय सीमा। नेक्स्ट यहीं पर हम लेते हैं भारत की पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा, और दूसरा है भारत के साथ जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा बनाने वाले देश अगला हम लेते हैं भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश इसको हम लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। रानी सोनी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं।
कि भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा रेखाएं खींची गई हैं, और वो सीमा रेखाओं के बारे में हम अभी बात करते हैं। अगला हम इसमें लेते हैं भारत के संबंध में, भारत के संबंध में कर्क रेखा, कर्क रेखा, दूसरी है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और तीसरी है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। चौथी यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है हमारा भारत की समुद्री सीमा। समुद्री सीमा, इस समुद्री सीमा में हम तीन बात करेंगे। जैसे पहली है हमारी प्रादेशिक जल सीमा, जल सीमा। दूसरी है संलग्न क्षेत्र मंडल, क्षेत्र मंडल। अगला है इसी में अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और अगला यहीं पर आता है आपका उच्च सागर, उच्च सागर। अगली यदि हम बात करें तो अगला पॉइंट हम लेते हैं भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो भारत का सामान्य परिचय जो है वो हम इन हेडलाइंस के अंदर बात करेंगे, और वो हेडलाइंस हैं हमारी जो मैंने अभी आपको बताई। आशीष यादव जी गुड इवनिंग। कोक सिंह नरेल, नहीं आज 6 बजे से अब मेरी क्लास होती है 6 से 8, तो आप प्रमोद सर की बजाय आज आप मेरी क्लास लीजिए, भूगोल देखिए, भूगोल की हिंदी के साथ साथ भूगोल की भी जानकारी प्राप्त कीजिए कि भूगोल क्या होती है, हमारा भारत क्या है, भारत का सामान्य परिचय क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भारत, पहला पॉइंट है हमारा कि भारत का सामान्य परिचय हमारा पहला चैप्टर है। इसमें हम बात करेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है, कि हमारा विश्व स्तर पर या विश्व में, ग्लोब में हमारा भारत कहाँ स्थित है, ये हम बात करेंगे। दूसरा है कि भारत का विस्तार कितना है, भारत का आकार क्या है, भारत की आकृति क्या है, भारत की स्थलीय सीमा क्या है, भारत की तटीय सीमा क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा, या ऐसे भी कह सकते हो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश और भारत के साथ जलीय सीमा बनाने, जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमाएं बनाने वाले देश, भारत के साथ केवल जलीय सीमा बनाने वाले देश, और अगला है भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं, कि हमारे भारत के उत्तर में स्थित जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी सीमा रेखाएं कौन कौन सी बनती हैं। भारत के संबंध में कर्क रेखा की क्या स्थिति है, भूमध्य रेखा की क्या स्थिति है, मानक समय रेखा की क्या स्थिति है, भारत की समुद्री सीमा क्या है, समुद्री सीमा में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उच्च सागर, और अगला पॉइंट है हमारा भारत के द्वीप एवं द्वीप समूह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला बिंदु लेते हैं, और पहला बिंदु है हमारा भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि ग्लोब में हमारा भारत या विश्व में हमारा भारत कहां पर स्थित है। यदि हम इसकी बात करें तो देखो
सबसे पहले हम इस तरीके से देखें, तो ये हमारा ग्लोब की एक स्थिति है। ग्लोब की स्थिति की हम बात करते हैं। ये जैसे कि हमारा वर्ल्ड के मैप की हम बात करें, हम यदि यहाँ की जैसे बात करें कि हमारे भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, तो हमारा भारत, देखो ये इस तरीके से हमारा भारत है। तो भारत की यदि हम जैसे भूमध्य रेखा की बात करें, तो भूमध्य रेखा आपकी इस तरीके से गुजर के जाती है, अफ्रीका से निकलती हुई ऐसे भूमध्य रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से यदि हम ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, और ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे भारत के और श्रीलंका के जस्ट नीचे से गुजर के जाती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ग्लोब जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा बीच में से, मध्य में से विभाजित किया जाता है। आपको पता है कि जैसे यदि हम इसकी बात करें तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये हम भूमध्य रेखा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। और इसी तरीके से यदि हम देशांतर रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध, और ये है आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब यहां पर देखिए आपको, जैसे ये है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये पूरा हो जाता है आपका एशिया, ये हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से इधर आपका ये है प्रशांत महासागर, महासागर, इधर भी आपका प्रशांत महासागर, महासागर। ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये वाला हिस्सा है आपका आर्कटिक ओशन। इसी तरीके से ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, और ये आ जाता है आपका हिंद महासागर। अब देखिए यहां पर
हमारा जो भारत है, यदि हम अक्षांश रेखा के दृष्टिकोण से देखें तो अक्षांश रेखा के हमारा भारत कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से बात करें तो देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से हमारा भारत जो अवस्थित है वो कौन से गोलार्ध में? वो है आपका पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारे भारत की जो अवस्थिति, जैसे कि ये हमारा भारत है, हमारा भारत जो है इधर जो आ जाता है कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम देशांतर रेखा के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा भारत कौन से में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की यहां पर अवस्थिति क्या आती है? भारत की जो अवस्थिति है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां पर दूसरी बात निकल करके आती है, यहां पर दूसरी बात निकल करके आती है कि हमारा जो भारत है वो भारत के संबंध में यदि हम बात करें कि हमारा भारत किस गोलार्ध में, भारत के संबंध में भूमध्य अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, यहां पर एक ये प्रश्न निकल करके आता है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ऐसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ऋषिका कुशवाहा, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर अवस्थिति के बारे में हमने बात की कि हमारा भारत कहां पर स्थित है। तो हमारा भारत जो स्थित है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप समझ गए होंगे यहां पर कि हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगली यदि हम बात करें कि थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसे हम कहते हैं। अब यहां पर हमें पता चलता है कि हमारी भूमध्य रेखाएं क्या होती हैं, सॉरी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आपका यहां पर उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री का मतलब है कि हमारी जो ये रेखा हैं, जैसे 0 डिग्री है तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और यहाँ बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएंगी? 90 डिग्री तक। इसी तरीके से हम नीचे जाएं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और यहाँ बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएंगी? 90 डिग्री तक। यहां पर यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या निकल के आती है? देखो, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से
पश्चिम, पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती हैं, कोणात्मक दूरी बताती हैं। अक्षांश रेखाओं की परिभाषा निकल करके आती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण, जो पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। दूसरी बात यहां से निकल करके आती है कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का जो प्रयोग होता है वो दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है, पहली चीज यहां हम देखें कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है अक्षांश रेखाओं की। तो देखो, 0 डिग्री यहां से छोड़ दो आप और यहां से जाएगी ऊपर तक, तो 89 तो ये हो जाएंगे और 89 ये हो जाएंगे, और एक 0 डिग्री, तो ये कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 179 रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की, अच्छा बलराम योगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कोठा से जुड़े हुए हैं। रोज देखा कीजिए हमारी, अभी हमने कल संविधान के 2 चैप्टर खत्म किए हैं, आज से हम लोग ज्योग्राफी के 2 चैप्टर संपन्न करेंगे, उसके बाद हम इतिहास लेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास, और इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो इनकी कुल संख्या जो होती है, यदि हम ध्रुवों को सम्मिलित नहीं करते हैं तो इनकी जो कुल संख्या है वो होती है 179, और यदि हम ध्रुवों को सम्मिलित कर लें तो इनकी संख्या हो जाती है 181। ठीक है। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, तो ये होती है आपकी 111 किलोमीटर। अब यहां से बात जैसे आपकी समझ में आई होगी कि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे कि यदि एक स्थान जो है इस जगह पर स्थित है और दूसरा स्थान है इस जगह पर स्थित है, मान के चलो कि ये जो हमारा अक्षांश है ये 30 डिग्री है और ये जो है 1 डिग्री, तो अब इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब इनके बीच में गैप कितने डिग्री का है? तो वो है आपका 29 डिग्री का। तो 29 इंटू 111 कर दो, तो यहां से जो रिजल्ट आता है वो इन अक्षांशों या 2 स्थानों के मध्य की दूरी आ जाती है। तो अक्षांश रेखाओं की यदि हम परिभाषा की बात करें तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा होती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दूरी ज्ञात करने के लिए। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 179। यदि ध्रुवों को नहीं मिलाया जाता है तो 90 डिग्री को यदि नहीं मिलाया जाता है तो, और यदि हम 90 डिग्री को मिला देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 181। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो इस तरीके से हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। थोड़ी इनमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे। यहां मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज दी है जिससे कि आप अक्षांश, क्योंकि हम इससे संबंधित आगे बात करेंगे कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं, कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं, जैसे आपको पता होगा आपके
शिप वगैरह यात्रा करते हैं, किसमें? महासागरों में। तो क्या महासागरों में कोई रूट थोड़े ही बने हुए हैं, या वहाँ पर कोई किलोमीटर थोड़े ही लगे हुए हैं जिनकी वजह से हमें पता चले कि भाई अमेरिका से चल पड़े हम कहाँ के लिए? भारत के लिए, कि अब इतने किलोमीटर भारत रह गया है। हम इस दूरी का ज्ञान किसके द्वारा करते हैं? अक्षांश रेखाओं के द्वारा। इसी तरीके से देशांतर रेखा हैं, देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो इनका प्रयोग जो किया जाता है वो समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं समय ज्ञात करने के लिए। और जैसे ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखो यहां पर आपको पता है कि ये जो है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसी जगह पर यदि हम बात करें कि देशांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, तो देशांतर रेखाओं की परिभाषा के बारे में यदि बात करें तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती हैं। जैसे यदि हम इनकी परिभाषा की बात करें तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के लंबवत, लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी बताती हैं, दूरी बताती हैं। इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या की यदि हम बात करें कि इनकी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है, क्योंकि घड़ी के सुई के अनुसार चलती हैं और घड़ी की सुई में कितने एंगल का कोण बनता है, तो वो बनता है आपके 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनने की वजह से इनकी संख्या जो होगी देशांतर रेखाओं की वो कितनी होगी? वो संख्या होगी आपकी 360। तो इनकी कुल संख्या होगी 360। और दो देशांतर रेखाओं को, दो देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की तरफ जाते हैं तो इधर हमारा समय क्या होता है? प्लस में होता है। और यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो इधर समय जो है वो माइनस में होता है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा, या इसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं,
मध्याह्न रेखा, और ये जो ग्रीनविच रेखा है लंदन के पास ग्रीनविच शहर से गुजर के जाती है, और पूरे विश्व के समय का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा? ग्रीनविच रेखा के द्वारा। इसलिए हम इसको ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी भी कहते हैं। इसको हम जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। तो विश्व के समय का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा? 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, मान के चलो कि हम यहां से इंग्लैंड से चले, और इंग्लैंड से हम कहां जा रहे हैं? इस जगह पर कोई एक स्थान है, और ये जो स्थान है मान के चलो कि 70 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। और मान के चलो कि जहां से हम चल रहे हैं इस जगह पर जो समय हो रहा है वो हो रहा है आपका 10 AM, मान के चलो ये। तो 70 डिग्री पर हमारा समय कितना हो रहा होगा इस समय पर? तो जब यहां पर 10 बज रहे हैं तो हम कितने डिग्री पर पहुंचे? 70 डिग्री पर। और 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट का। तो 70 इंटू 4, 280 मिनट, और 280 मिनट के कितने हो जाएंगे? 6 घंटे, 4 घंटे और 40 मिनट, और वो भी किस में होंगे? प्लस में। हमने अभी बात की थी कि यदि हम देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय में क्या होता है? जोड़ होता है, और यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में घटाव होता है। 10 बजे हैं और हमारे यहां पर कितना? 4 घंटे 40 मिनट। इसका मतलब इस स्थान पर जो इस समय पर समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा आपका 2:40 PM। तो इस तरीके से हम इन देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का ज्ञान करते हैं। हमने ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी बात की। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट अपनी पढ़ते हैं, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार क्या होगा? भारत का विस्तार जैसे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। हम भारत के यदि विस्तार की बात करें कि भारत के विस्तार की क्या स्थिति है, भारत के विस्तार की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत के विस्तार में हम 2 चीजें पढ़ेंगे कि एक तो इसकी अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। आप लोगों को पता ही होगा, जानकारी होगी, जैसे कि ये जो है श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, और यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यदि हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें, यदि हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि हमारी जो है वो ये है, इस स्थान पर। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षांशीय विस्तार में धनराज लोजा जी गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। इसका जो अक्षांशीय यहां पर जो है हमारा वो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मुख्य भूमि का है। और ये स्थान कौन सा है? तो स्थान की यदि बात करें तो ये स्थान है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी को हम कहते हैं केप कैमोरिन, केप कैमोरिन,
या इसी को हम कहते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप। तो हमारे भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहां से है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर, ये है हमारा इस स्थान पर, जिसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और इसका कहां तक विस्तार है? तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया हमारी मुख्य भूमि का। लेकिन यदि हम बात करें कि हमारे अगर द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यहां पर जो सबसे हमारा दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। और इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब यहां तक विस्तृत है ये। दूसरी यदि हम बात करें कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार है हमारे भारत का ये सबसे पश्चिमतम बिंदु है। और इस पश्चिमतम बिंदु का जो देशांतरीय विस्तार है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमतम बिंदु है आपका गौर माता। गौर माता जो कहां पर है? गुजरात में। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये एक बिंदु आ जाता है और इस बिंदु का नाम है किबिथू। भारत का पूर्वतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो वो है किबिथू। और किबिथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? तो ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बहुत सारे बनते हैं। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। पहला है कि हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार है भारत की मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो मुख्य भूमि हमारी कौन सी है? कन्याकुमारी तक, ये वाली हमारी मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हमारी मुख्य भूमि का है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, द्वीपों को, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका लक्षद्वीप समूह, यदि इनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो यदि हम यहां पर बात करें कि यदि द्वीपों को सम्मिलित करने पर, द्वीपों को सम्मिलित करने पर अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? तो वो क्या होगा? वो हमें यहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे इस क्षेत्र से नीचे है। तो ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारा
भारत का अच्छा अक्षांशीय विस्तार होता है कि मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और द्वीपों को सम्मिलित करने पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार हमारे भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय जो विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निकल करके आता है। इसी जगह पर यदि हम बात करें कि हमारे भारत का, यहां पर देखें आप, हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और किसका? मुख्य भूमि का। तो दक्षिणतम बिंदु है हमारी मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, या इसी को हम केप कैमोरिन भी कहते हैं, केप कैमोरिन, या इसी को हम कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, दीपक शर्मा राधे राधे। तो इसको हम कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। दक्षिणतम बिंदु किसका? मुख्य भूमि का। यदि हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो कौन सा है? इंदिरा कौल, और ये आपका जम्मू कश्मीर में है, जबकि कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। अगर हम इसके पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो पश्चिमतम बिंदु इसका गौर माता, जिसे हम कई बार गुहर माता भी कहते हैं, और इसे कई बार गुहर मोती भी कहा जाता है, और ये कहां पर स्थित है? गुजरात में। ये पश्चिमतम बिंदु है। यदि हम भारत के पूर्वतम बिंदु की बात करें तो पूर्वतम बिंदु है किबिथु, और किबिथु कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जो किस देशांतर पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। देखो यहां पर आप देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, और वो दक्षिणतम बिंदु जो है वो किसका है? मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि, तो वो कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, या इसी को कहा जाता है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, या इसी को कहा जाता है कुमारी अंतरीप। और ये कहां पर स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और यदि हम बात करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, और वो भी द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, तो वो निकल करके आता है आपका इंदिरा पॉइंट, या इसी इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, या इसी को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट। और ये कहां पर स्थित है? यदि हम पूर्ण रूप से देखें तो ये स्थित है आपका, मनोज मीना जी जय श्री राम, जय जय, गुड इवनिंग।
इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है हमें। लेकिन अंडमान निकोबार के यदि हम किसी पर्टिकुलर द्वीप की बात करें तो पर्टिकुलर द्वीप है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसी तरीके से यदि हम बात करें भारत का पश्चिमतम बिंदु तो वो है आपका गौर माता, और ये है गुजरात में। और यदि हम बात करें भारत का पूर्वतम बिंदु तो ये है आपका किबिथू, और किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, इसी प्रकार से यदि हम बात करें भारत का उत्तरतम बिंदु तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल है आपका J&K, जम्मू और कश्मीर में। यहीं पर थोड़ी सी और बात करें हम, देखो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। अगर हम इंदिरा कॉल से लेकर के और कन्याकुमारी तक जाते हैं तो इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। और यदि हम पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो ये जो लंबाई है गौर माता से लेकर के किबिथू तक, ये लंबाई है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई तो वो है आपकी 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट निकल के आता है, हाँ मीना भानु जी ठीक कह रहे हैं आप, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट निकल करके आता है कि भारत का आकार, विस्तार तो हो गया हमारा, भारत का आकार क्या है? भारत का आकार, यदि हम भारत के आकार की बात करें कि भारत का आकार क्या है तो भारत के आकार का मतलब है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान वो है आपका 7वां। मतलब विश्व में भारत से 6 बड़े देश और भी हैं। वो कौन कौन से हैं उनकी भी बात करते हैं। जैसे पहले है आपका रूस,
उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चीन, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है आपका ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है आपका भारत। ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है भारत। तो इस प्रकार भारत का जो स्थान है वो 7वां है। सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो नंबर आता है वो भारत का आता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इस 2.42% में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या हमारे इस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो ये हो गया भारत का आकार। तो आकार की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है। इससे 6 पहले बड़े देश हैं और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल भारत रखता है। और इस क्षेत्रफल में विश्व की कुल 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आगे यदि हम बात करें कि भारत की आकृति क्या है, देखो भारत की आकृति यहां से आपको कैसी नजर आ रही है। जैसे यहां से आप इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। तो भारत की आकृति किस प्रकार की बन रही है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की जो आकृति है, भारत की आकृति वो है आपकी चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है। यहीं पर एक अगला जो हेडिंग हमने जो बनाई थी शुरुआत में, अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो वो है हमारी भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है आपकी 15,600 किलोमीटर। यदि हम भारत की तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा, और वो भी किसकी? मुख्य भूमि की। मुख्य भूमि, तो ये है आपकी 6100 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा, यहीं पर अगला पॉइंट है, भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा, और वो भी द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, तो वो है आपकी 7,516 किलोमीटर। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखो ये बात कर रहा है कि हमारे भारत की मुख्य भूमि की, पहले भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो यदि भारत की स्थलीय सीमा यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के ये यहां तक मिजोरम तक, ये स्थलीय जो सीमा है वो है आपकी
भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,600 किलोमीटर। उसके बाद भारत की तटीय सीमा, मतलब यहाँ से लेकर के ये और यहाँ से लेकर के ये, तो ये तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि द्वीपों को भी सम्मिलित कर लिया जाए, द्वीपों को, जैसे ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर हैं आपके लक्षद्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप समूह है, यदि इनकी सीमा को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो फिर हमारी कुल मिलाकर के तटीय सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। तो ये है हमारे भारत की स्थलीय और तटीय सीमा। अगला हमारा यहां से बिंदु निकल करके आता है, वो है भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा, पड़ोसी देशों के साथ सीमा, देशों के साथ सीमा। भारत की पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा है वो है आपकी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। तो वो कौन कौन से हैं आपके? वो हैं आपके जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो हमारे भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाते हैं देश, उनकी संख्या कितनी है? 7 देश हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसको हम मैप में देखते हैं। मैप में यदि हम बात करें कि मैप में क्या स्थिति है इसकी, तो इस तरीके से देखिए, ये आपका भारत का मैप है। यदि हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, देखो, तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो सीमा बन रही है हमारी, वो स्थलीय सीमा किसके साथ बन रही है? पाकिस्तान के साथ। और ये हमारी सीमा है पाकिस्तान के साथ, स्थलीय सीमा। और पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 3300 2333 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो कुल सीमा लगती है, वो लगती है, या सीमा की लंबाई है, वो है 2333 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक कह रहे हो आप। यहाँ पर सॉरी, आपका 15,200 किलोमीटर है। तेईस 2333 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो उन राज्यों की यदि हम बात करें तो वो है आपका पहला
जम्मू कश्मीर। हालांकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है, तो आप कह सकते हो कि 3 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। दूसरा है आपका पंजाब। पंजाब। तीसरा है आपका राजस्थान। राजस्थान। और चौथा है आपका गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। इसी तरीके से यहां से जो सीमा थोड़ी सी हमारी लगती है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई है, इधर हमारी सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है हमारी 166 किलोमीटर की। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ हमारा, हालांकि हमारे भारत के साथ तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर के साथ इस समय लगती है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर भी लीगल रूप से या वैधानिक रूप से भारत का ही क्षेत्र है। तो इस समय पर जो सीमा लगती है हमारी, आप जम्मू कश्मीर कह सकते हो या पाक अधिकृत कश्मीर कह सकते हो, उसके साथ इसकी हमारी सीमा लगती है। उसके बाद देखो, हमारी थोड़ी या बहुत सारी सीमा, ये हमारी जो सीमा लगती है ये चीन के साथ लगती है यहाँ तक, क्योंकि ये जो सीमा आ जाती है वो किसकी? नेपाल की। ये सीमा है नेपाल की। उसके बाद ये जो सीमा आ जाती है ये भूटान की। तो एक तो यहाँ तक सीमा लगती है चीन की, दूसरा यहाँ पर भी थोड़ी सी सीमा लगती है चीन की, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में ये सीमा लगती है चीन के साथ। और चीन के साथ सीमा की कुल लंबाई है चीन के साथ सीमा की कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं? तो यदि हम उन राज्यों की बात करें तो वो राज्य हैं आपके, पहला तो है आपका जम्मू कश्मीर। हालांकि आप यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करना चाहें तो वो हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र आ जाएगा। हालांकि आपको पता है कि ये अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो आप जम्मू कश्मीर कह सकते हो, जम्मू कश्मीर राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो ये हो जाता है आपका लद्दाख। लद्दाख के साथ ये सीमा बनाता है। इधर उसके बाद नीचे आपको पता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। उसके बाद इधर वाला जो क्षेत्र है ये आ जाता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ चीन सीमा बनाता है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम के साथ सीमा लगती है चीन की, सिक्किम। और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपको पता है ये अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा जो क्षेत्र है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो ये हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो अगला जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ हमारे 5 राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इधर हमारा जो क्षेत्र आ जाता है, ये जो क्षेत्र आता है ये वाला क्षेत्र आता है आपका म्यांमार का, म्यांमार। और म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो आपको पता ही है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये वाला जो क्षेत्र है ये नागालैंड का है, ये वाला क्षेत्र मणिपुर का है, और ये वाला क्षेत्र मिजोरम का है। तो इसके साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं?
पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य सीमा बनाता है वो है आपका नागालैंड, नागालैंड। अगला राज्य बनाता है मणिपुर और अगला बनाता है मिजोरम। तो म्यांमार के साथ हमारे भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो ये है आपका नेपाल, नेपाल। और नेपाल के साथ हमारी जो सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। और कितने राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं तो आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तराखंड, पहला राज्य जो सीमा बनाता है वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा बनाता है तो ये नीचे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला कौन सा बनाता है तो यहां आ जाता है आपका बिहार, बिहार। अगला कौन सा बनाता है तो यहां आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और नेपाल के साथ कौन सा सीमा बनाता है तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है वो है आपका सिक्किम, सिक्किम। तो इस तरीके से नेपाल के साथ हमारे भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के देखो 4 राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ हमारे भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, चीन के साथ भी हमारे भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ हमारे भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और अगली यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है भूटान की। भूटान को हम यहाँ ले लेते हैं, ये क्षेत्र है आपका भूटान का, भूटान। तो भूटान के साथ हमारी जो सीमा है वो है 566 किलोमीटर, 566 किलोमीटर। और इसके साथ जो सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं तो पहला तो सिक्किम है, दूसरा यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और तीसरा आपका असम है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसके साथ 566 नहीं है, ये 699 किलोमीटर है, 699 किलोमीटर। और इसके साथ जो सीमा बनाते हैं हमारे, पहला जो राज्य सीमा बनाता है वो है सिक्किम, सिक्किम। दूसरा राज्य जो सीमा बनाता है वो है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा बनाता है असम, असम। और चौथा राज्य सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अगला यहां से आता है आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो है बांग्लादेश का क्षेत्र। ये आपको पता है ये बांग्लादेश है हमारा, नीचे वाला ये क्षेत्र। तो बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है उस सीमा के बारे में यदि कौन कौन से राज्य हैं तो पहला राज्य आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका असम, तीसरा है मेघालय, मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, और पांचवा है मिजोरम। यहां से दूसरी जो याद रखने वाली चीज है कि हमारे भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है
हाँ, 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की लगती है। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश का है, और वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं, अगला पॉइंट हमारा आता है भारत के पड़ोसी देश। इससे पहले हम एक और पॉइंट बात कर लेते हैं। भारत के साथ स्थलीय, भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाने वाले देश, सीमा बनाने वाले देश तो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाने वाले देश जो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारा ये भारत है, आप लोगों को जानकारी होगी कि जैसे ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये अरब सागर है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपको पता ही है हिंद महासागर है, ये हमारा बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी श्रीलंका है। तो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं उनकी संख्या 3 है। वो कौन कौन से देश हैं? इनकी संख्या 3 है। देखो, पहला जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और पाकिस्तान हमारे साथ इस रण ऑफ कच्छ के स्थान पर भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर हमारा वो स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाने वाला पहला जो देश है वो है पाकिस्तान। आपको जानकारी होगी कि इस स्थान पर ही सर क्रीक है। सर क्रीक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहां पर सर क्रीक है, और सर क्रीक वाले क्षेत्र में ये हमारे साथ सीमा बनाता है। इसी स्थान पर एक प्रश्न और भी पूछा गया है, और वो पूछा क्या गया है कि 24 डिग्री अक्षांश रेखाएं किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो 24 डिग्री अक्षांश रेखा यहीं से गुजर के जाती है। आपको पता है कि इस जगह पर 23.5 डिग्री रेखा गुजर के जाती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा से थोड़ा सा ही ऊपर कौन सा है? 24 डिग्री अक्षांश रेखा।
24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है, क्योंकि 24 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर के जाती है? सर क्रीक वाले क्षेत्र से। और सर क्रीक जो विवाद है वो किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो पहला जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, दूसरा जो हमारा सीमा बनाती है वो किसके साथ? जलीय एवं स्थलीय सीमा वो बनती है हमारी बांग्लादेश के साथ। आपको पता होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन जो डेल्टा है, या इसी को हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश के साथ सीमा हमारी बनती है। ये वाला जो क्षेत्र है यहां आप लिख सकते हो, ये सर क्रीक वाला क्षेत्र है, सर क्रीक। और सर क्रीक जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य, इसी को हम कहते हैं 24 डिग्री अक्षांश, यहीं से गुजरता है और ये विवाद का कारण है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ऐसे ही सुंदरबन जो डेल्टा है वो किसके मध्य स्थित है? वो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी स्थलीय सीमा भी बनती है और जलीय सीमा भी बनती है। तो दूसरा देश हमारा आ जाता है बांग्लादेश। तीसरे देश की यदि हम बात करें कि तीसरा देश कौन सा है जो जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाता है, तो आपको जानकारी होगी कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको द्वीप। ये है कोको द्वीप, कोको द्वीप। और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके मध्य आपको जानकारी होगी कि इसके मध्य ये पाक स्टेट स्थित है, सॉरी कोको स्टेट, इसके मध्य कोको स्टेट स्थित है। इसको कहते हैं हम कोको स्टेट। तो भारत और म्यांमार के मध्य कोको स्टेट जलीय सीमा भी बनाता है और इधर हमारी म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा बनती है। तो भारत और म्यांमार के साथ भी हमारी स्थलीय सीमा भी बनती है और जलीय सीमा भी बनती है। तो तीसरा देश हमारा आ जाता है म्यांमार। तो इस तरीके से 3 देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के साथ, भारत के साथ जलीय सीमा, जलीय सीमा सीमा बनाने वाले देश, बनाने वाले देश। भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? तो देखिए, ये हमारा भारत है, जैसे कि ये हमारा भारत है। इधर आपको पता है ये श्रीलंका है, इधर ये मालदीव है। मालदीव को थोड़ा और नीचे बना सकते हो आप, ये मालदीव है। और यहीं पर हमारा लक्षद्वीप है। ये वाला जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
यहाँ पर आपका ये सुमात्रा आइलैंड है, ये बाली है, सॉरी जावा, ये बाली। यहीं से ये वाला जो क्षेत्र निकल के आता है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये मलेशिया थाईलैंड वाला क्षेत्र है। तो भारत हमारा किस किस के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो जलीय सीमा जो बनाता है वो 3 देशों के साथ बनाता है। देखो किन किन देशों के मध्य? पहला जो बनाता है वो जलीय सीमा बनाता है श्रीलंका के मध्य, और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर आपको पता है ये जो स्थान है इसे हम कहते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज या इसी को कहा जाता है आदम का पुल। आदम का पुल, आदम का पुल भी कहा जाता है। यहीं पर एक द्वीप स्थित है, इस द्वीप को कहा जाता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहा जाता है इसे, पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर हमारे भारत का प्रमुख धार्मिक स्थल रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम स्थित है इसी पंबन द्वीप पर। और ये पंबन द्वीप आदम के पुल का या एडम्स ब्रिज या इसी को हम कहते हैं राम सेतु, इसका भाग है। देखो यदि हम माइथोलॉजिकली बात करें या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बात करें तो भगवान राम के द्वारा इसे बनाया गया है। लेकिन यदि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर बात करें तो ये जो एडम्स ब्रिज है या राम सेतु है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक रिज है, कटक है। जैसे आपने अटलांटिक महासागर में देखा होगा, अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक कटक भी इसे कहा जा, इसे नहीं उसी तरीके से एक मध्य अटलांटिक कटक है, पूरा मध्य अटलांटिक में फैला हुआ है, अटलांटिक के बीच में, वो भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक कटक है। आपने एक मूवी देखी होगी राम सेतु। उस राम सेतु मूवी में हालांकि प्रारंभ में उनके द्वारा जो कहा गया, रिपोर्ट बनाई गई थी, उसमें कहा गया था कि ये भगवान राम के द्वारा निर्मित नहीं है, लेकिन अंत में उसका कंक्लूजन जो निकाला गया है, अंत में कहा गया है कि भगवान राम के द्वारा निर्मित है। ऐसे भी हमारे भारत में आपको बताया कि धार्मिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो हम भी कह सकते हैं कि भगवान राम के द्वारा इसे निर्मित किया गया। खैर जो भी है, तो इसके यहाँ पर पंबन द्वीप स्थित है और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तो श्रीलंका के मध्य जो हमारी सीमा बनती है, पहला जो देश सीमा बनाता है भारत के साथ जलीय सीमा, वो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका। और श्रीलंका के मध्य सीमा क्या बनाता है? आपको पता होगा, ये जो है आपका, ये इसको कहते हैं हम मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। यहां से देखो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके। श्रीलंका के साथ जो सीमा लगती है हमारी, किस किस के द्वारा बनाई जाती है? तो श्रीलंका के साथ सीमा हमारी एक पंबन द्वीप बनाता है, राम सेतु बनाता है, गल्फ मन्नार की खाड़ी बनाती है, इधर पाक स्ट्रेट बनाती है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत एवं श्रीलंका के मध्य निम्नलिखित में से सीमा बनाता है, तो एडम्स ब्रिज बनाता है, पाक स्ट्रेट बनाता है, गल्फ ऑफ मन्नार बनाता है और पंबन द्वीप बनाता है। या भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, पंबन द्वीप और एडम्स ब्रिज या राम सेतु। यहीं पर आपको पता होगा मन्नार की खाड़ी जो में हो, मन्नार की खाड़ी में हमारे एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, समुद्री जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का, इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है जो स्तनधारी जीव है, जिसे कहा जाता है डुगोंग।
वो डुगोंग जो पाया जाता है इस मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है। गाय की तरह होता है वो, जो समुद्र में रहता है। श्रीलंका के साथ जो हमारी सीमा बनती है वो किस किस के द्वारा? पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अगला है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, या इसी को आप राम सेतु भी कहते हो, राम सेतु, इसके द्वारा। और यहां पर आपको याद रखना है कि पंबन द्वीप, यहां पर याद रखना है कि पंबन द्वीप राम सेतु का ही भाग है। पंबन द्वीप राम सेतु का भाग है। और हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप पर ही स्थित है। अब आ रही है आवाज? देखिए अब आ रही है क्या? कमेंट करके बताइए एक बार। अब आवाज आ रही है कि नहीं? कमेंट करके बताइए। आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम दोबारा बात कर लेते हैं। ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है सुमात्रा, और सुमात्रा द्वीप जो है किसके अधीन है? इंडोनेशिया के। और अंडमान निकोबार किसके अधीन है? भारत के अधीन। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुमात्रा के मध्य जो सीमा बनाता है वो क्या बनाता है? ग्रांड चैनल। तो भारत अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मतलब है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप के मध्य ग्रांड चैनल, ग्रांड चैनल या महान चैनल, महान चैनल जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। यहां से प्रश्न कई बार इस तरीके से पूछे गए हैं कि भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीमा बनाई जाती है, तो वो है आपका ग्रांड चैनल। दूसरा प्रश्न यहां से पूछा गया है कि भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य सीमा बनती है, और भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य से मतलब है कि अंडमान निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है, तो वो क्या स्थित है, ग्रांड चैनल या महान चैनल स्थित है। इसी तरीके से यदि और बात करो तो ये वाला हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रेट निकोबार है, तो ग्रेट निकोबार भी आ सकता है कि ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा के मध्य सीमा बनाता है या स्थित है, तो वो है आपका ग्रांड चैनल। तो इस तरीके से इंडोनेशिया हमारा दूसरा देश है जो हमारे भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली हम बात करते हैं एक तीसरा देश और है जो हमारे साथ सीमा बनाता है, जैसे कि ये हमारा भारत है, यहां पर आपको पता है कि ये आपका मालदीव स्थित है, और यहां पर हमारा एक द्वीप समूह है, और इस द्वीप समूह को हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह। ये है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। ये है आपका मालदीव। ठीक है, तो यहां पर लक्षद्वीप एवं मालदीव के मध्य सीमा कौन बनाता है, तो लक्षद्वीप एवं मालदीव के ये है आपका मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, इनके मध्य जो सीमा बनाई जाती है वो है आपका 8 डिग्री चैनल। कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल का मतलब है 8 डिग्री अक्षांश रेखा। 8 डिग्री अक्षांश रेखा भारत एवं मालदीव के मध्य सीमा बनाती है, या मिनिकॉय एवं मालदीव को अलग कौन करता है, तो वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। आप यहां पर नोट भी कर सकते हैं। जैसे अगला है हमारा लक्षद्वीप, तीसरा देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है, वो है लक्षद्वीप। यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि भारत का मतलब है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, या आप यहीं पर कह सकते हो मिनिकॉय, क्योंकि इसका दक्षिणतम जो द्वीप है वो है मिनिकॉय, एवं मालदीव के मध्य, मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल, चैनल अर्थात 8 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा जलीय सीमा बनाता है। तो इस तरीके से हमारे भारत के साथ जो जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं वो हैं आपके 3 देश। पहला है आपका श्रीलंका, दूसरा है आपका इंडोनेशिया, और तीसरा है मालदीव। तो 3 देशों के साथ हमारा भारत जलीय सीमा
बनाता है। अगली यदि हम बात करें, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा अगला पॉइंट आता है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं, भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं। और इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, आपको पता है कि हमारे भारत के साथ, हमारा भारत विभाजित हुआ 1947 में। हाँ, आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है। आप लोगों, अभी हमारा क्या है, ये नया चैनल है, इस पर क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास आपकी पहुंच सकें। प्रियंका धाकड़ जी, आप कह रहे हैं अच्छा, आप मीना भानु जी से वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये नया चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये जो क्लासें हैं आपकी, वो MP वर्ग 1 और 2 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा अन्य जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफलाइन में आपको कुछ पढ़ाता हूं या ऑनलाइन में, मैं जितना ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उतना ही मैं आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूं। मैं आपको पढ़ाने में कहीं कटौती नहीं करता हूं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो मेरे को ढूंढ रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि मैं वापस YouTube पर क्लासें ले रहा हूँ, उन लोगों को पता ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी जो मिलने जुलने वाले लोग हैं या जैसे भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। इस चैनल के बारे में अभी लोगों को जानकारी नहीं है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इतनी। मैं आप लोगों को YouTube पर कोशिश करूँगा कि पूरा सिलेबस आपका इस पर भी हो। ऑफलाइन में तो चल ही रहा है आपका, वर्ग 1 और वर्ग 2 के आपकी परीक्षा क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपको, कल 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारा पहला टेस्ट, कल से टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो रही है। हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा। कल वर्ग 2 का टेस्ट है आपका, MP मध्य प्रदेश जो चयन परीक्षा है उसकी वर्ग 2 का, और वर्ग 1 का इतिहास का भी हमारा टेस्ट है कल, काव्या क्लासेस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस समय पर काव्या क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट प्रारंभ होगा, उसी समय पर आपके काव्या क्लासेस के टेलीग्राम पर भी टेस्ट डाल दिया जाएगा। तो जो लोग, जितने लोग भी इच्छुक हैं, टेलीग्राम से उस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी आपको कोई इसमें पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ऐप को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इस टेस्ट को आप ले सकते हैं। और इस टेस्ट को लेने के बाद कोई बात नहीं, प्रियंका धाकड़, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें मिलें।
कल आप हमारा काव्या क्लासेस का प्रियंका धाकड़, आपके और भी मिलने वाले हैं, जितने भी आपके मित्र वगैरह हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन सभी तक आप हमारे इस चैनल को पहुंचाइए। क्योंकि पहले हम जिस चैनल पर क्लास लेते थे, अब उस चैनल पर हम क्लास नहीं ले रहे हैं। ये हमारा काव्या क्लासेस का नया प्लेटफॉर्म है, नया चैनल है, और अभी लोगों तक इसको पहुँचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम क्लास लेते थे तो कितनी लोग इकट्ठे होते थे, कितनी भीड़ जुड़ती थी। लेकिन अभी ये नया चैनल होने की वजह से लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास इसकी पहुंच बन सके। कल टेलीग्राम चैनल पर आप 8 बजे के पश्चात टेस्ट को ले लीजिएगा। जितने भी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी शिक्षक वर्ग भर्ती परीक्षा से या एसआई से या एमपीपीएससी से संबंधित स्टूडेंट हैं, वो सभी लोग क्या है कि इस टेस्ट को टेलीग्राम से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और शाम को इसी समय 6 बजे, कल शाम को इसी समय 6 बजे मैं यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, जिसमें आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी और ज्योग्राफी होगी। 3 सब्जेक्ट का टेस्ट मैंने बनाया है आपके 100 क्वेश्चंस का। हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, और कल शाम को 6 बजे मैं आपको इसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कल हम 50 क्वेश्चंस 2 घंटे में सॉल्व करेंगे, और परसों फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है प्रियंका जी, आप मेरी ऑफलाइन पात्रता में पढ़े होंगे आप मेरे से, तो आप जितने भी जो सेलेक्ट हुए हैं चयन परीक्षा में, उन सभी जो आपकी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हों, उन सभी तक इसको पहुंचाइएगा। उनसे कहिएगा कल 8 बजे के पश्चात टेलीग्राम चैनल पर आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, और इस टेस्ट को हमारा ऑफलाइन क्लास में जैसे ही टेस्ट प्रारंभ होगा वैसे ही टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम से आप इसको ले सकते हैं, और टेलीग्राम से लेने के पश्चात आप कल शाम को, आप दिन में इसको सॉल्व कीजिएगा, और कल शाम को 6 बजे हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मीना भानु जी। समस्या क्या है कि स्टूडेंट के द्वारा सही तरीके से पढ़ाई नहीं की गई। नहीं तो जैसे आप सेलेक्ट हुए हैं तो वो भी सेलेक्ट हो सकते थे, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाई नहीं की गई ढंग से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कल शाम को हम 6 बजे इस टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। हालांकि ये हमारा पूरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। आपके वर्ग 1 से संबंधित भी यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट भी टेलीग्राम से टेस्ट को ले सकते हैं। वहाँ से लेकर के वो भी सॉल्व करें, और उनका भी हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन सॉल्यूशन लेकर के आएँ हम। ठीक है, तो उनका भी हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, वो भी टेलीग्राम से उस टेस्ट को ले सकते हैं। वर्ग इतिहास वर्ग 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी पहला टेस्ट जो बनाया गया है वो 100 क्वेश्चंस का है और हिस्ट्री का है। मैंने ऑफलाइन क्लास में जितना अभी तक पढ़ाया है उस सारे का टेस्ट बनाया है हमने। गुड्डी भाई भील, मेरे ओनली 75 नंबर हैं सर। तो 75 पे तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं, फिर आप 75 नंबर पे क्वालिफाई कैसे नहीं हुए? हाँ मीना बानू जी, सही बात है ये। नहीं तो आपको पता है कि इतना अच्छा मैंने आपको पात्रता परीक्षा में कराया था कि उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं गए। मैंने आपको जो फॉरेन पॉलिसी और यूएनओ वगैरह कराया था उसी में से 10-12 क्वेश्चंस आए हैं, मेरे को बताया है स्टूडेंट्स ने। लेकिन मैंने ऑनलाइन क्लासेस जो ली वो किसी ने नहीं देखी, ऑफलाइन में मैंने आपको ली वो किसी ने नहीं पढ़ा ढंग से। जब पढ़ोगे ही नहीं तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो आपकी इतनी मेहनत की थी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की तो ये तक रिपोर्ट्स आती हैं कि आपने जो ऑनलाइन क्लास में जो सॉल्यूशन कराए थे, जो हमने एक्सप्लेनेशन कराए थे क्वेश्चंस के, वहां से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उसमें आए हैं। खैर जो भी है, तो भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा रेखाएं, भारत के पड़ोसी देश के साथ हमारी कुछ सीमा रेखाएं बनती हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखो, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला क्षेत्र 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था,
तो गुड्डी बाई जी, अगर आप पास हैं तो फिर कहां पर रुके हुए हैं? पास हो चुकी हैं आप, क्वालिफाई हो चुकी हैं, क्या दिक्कत है उससे? एसटी से हैं, 75 नंबर हैं। अब चयन परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ऑफलाइन में हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है, बहुत बढ़िया बैच चल रहा है। और उस समय पर पात्रता परीक्षा में तो हमें समय भी उतना ज़्यादा नहीं मिला था, लेकिन इस समय तो हमारे पास सफिशिएंट समय है और खूब बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में। आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अपने और भी जितने भी लोग जो क्वालिफाई हुए हैं उन सभी से कहिए मैं वापस आ चुका हूं और आपकी ऑफलाइन क्लासेस वर्ग 2 की प्रारंभ हो चुकी है, हिस्ट्री वर्ग 1 की भी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है। सीमा रेखाओं की यदि बात करें तो 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय पर प्रियंका धाकड़ जी, एनालिसिस में कम नहीं होते हैं और बढ़ते हैं नंबर। आप यदि क्वालिफाई हो चुकी हैं तो एनालिसिस में नंबर जो हैं वो बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी लोग जो हैं अगर इस डर से नहीं आ रहे हैं कि एनालिसिस में कम हो जाएंगे तो ये आपकी कमी है। एनालिसिस में मैं आपको बताऊं कम से कम 3-4 नंबर बढ़ेंगे। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, नॉर्मलाइजेशन की ही मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन जो होगा उस नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैंने आपको बताया ना, नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे, कम से कम 3-4 नंबर बढ़ेंगे उसमें। तो आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आप एक बार ऑफलाइन क्लासेस में आइए, मुझसे मिलिए, वहां पर मैं आपसे सारी समस्याओं का समाधान करूंगा आपका। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस या नॉर्मलाइजेशन में आपका कोई नंबर कम नहीं होगा, उसमें आपके नंबर और बढ़ेंगे। तब मैंने देखा है आपका टेस्ट, उसमें मैंने आपके सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं वो सारे देखे हैं मैंने। उसमें आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नंबर बढ़ेंगे, आपके कम नहीं होंगे। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास, और कल से आपका बढ़िया टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ हो रही है, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए। कल हम शाम को सॉल्यूशन लेकर के आएंगे और उधर ऑफलाइन क्लासेस में 8 बजे टेस्ट प्रारंभ होगा, उसी समय टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। और आप लोग परेशान मत होइए, जो लोग पास हो चुके हैं वो बिल्कुल आइए, वो नॉर्मलाइजेशन की परेशानी नहीं है कोई भी। और एक बार क्या है, क्लास में आकर के आप मिलिए, हम वहां पर बात करेंगे आपसे। नहीं, ऐसी समस्या इस बार नहीं आएगी मीना भानु जी, आप जो कह रही हैं ये समस्या इस बार नहीं आएगी। तो इसलिए आप सारे लोग आइए। चलो खैर, आज आपकी क्लास का समय लगभग हो चुका है, हम लोग कल आपसे बात करेंगे। और कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ऑफलाइन क्लासेस में अभी तक नहीं आ रहे हैं वो सारे लोग भी कल टेस्ट देने के लिए आइए। आपका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, उसमें आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भी आपको पता है कि काव्या क्लास जो है वो पैसों के लिए नहीं चलाती है। काव्या क्लासेस का उद्देश्य है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देना, हमारा उद्देश्य यही है। और इस बार मैं आया हूं पूरा बैग एंड बैगेज के साथ आया हूं कि आप लोगों के सिलेक्शन ही कराएंगे। और परमानेंट में आया हूं इस समय काव्या क्लासेस में, अब यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कल आप आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है आपका, सभी लोग टेस्ट दीजिए, मुझसे मिलिए, हम बात करेंगे वहां बैठ करके। ठीक है, चलो कल मिलते हैं आपसे शाम को 6 बजे। सभी लोग आइए, कल सुबह टेस्ट है आपका। और आप टेलीग्राम, जो लोग नहीं आ सकते हैं, दूर दराज के हैं, आप सभी लोगों को इसको लाइक तो कर ही दीजिएगा, शेयर और कीजिए सभी लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, चलो कल मिलते